तो हेलो दोस्तों, आज आपका एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, क्लास 10 विज्ञान का एग्ज़ाम हुआ है। देख सकते हैं 2022 से विज्ञान का थियोरेटिकल पेपर है। फुल सॉल्यूशन जो मैंने पढ़ाया एक एक क्वेश्चन आया रखा है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, ये तो मैंने पूरा सॉल्यूशन भी लिख भी दिया है, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मेरे सारे वीडियो उठा के देख लो और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था, वो आया है। और ऐसे ही मैं यूपी बोर्ड्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ बच्चों देखो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ को तो मैंने सॉल्व नहीं किया। एमसीक्यूज़ क्या बताना, ये तो एक एक नंबर के होते हैं। कह रहे हैं एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है बेटा तो क्षार होगा। ठीक है, क्षार क्या होता है, 7 से अधिक, और अम्ल क्या होता है, 7 से कम। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया भी लगाना था कि 1 और 4 दे रखे हैं, मतलब 7 से कम, ये दोनों अम्लीय है। ये ऑप्शन तो कभी नहीं होंगे, ये दो तो कभी नहीं। थोड़ा दिमाग भी आपको लगाना होता है। ठीक है, क्या तो 7 होगा या 10 होगा, लेकिन नीले लिटमस 7 क्या होता है, उदासीन। उदासीन के लिए ये चीज़ होती नहीं है। तो आप अपना दिमाग लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। थोड़ा अगर सही ऑप्शन नहीं पता हो तो गलत ऑप्शन को हटाते जाओ तो आपको पता लग जाए। तो ये बेटा क्या होता है, क्षार होता है 7 से अधिक, यानी कि एक ही ऑप्शन था, यहाँ पर 10 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो बेटा होता है प्रचलित नाम CaOCl2, और ये हर साल आता है, हर साल आता है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा में होता है। ये क्रिया पता कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बेटा, ओम होता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं ना, क्या होता है, ओम, इससे लिखते हैं, है ना। कह रहे निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को सुरक्षा प्रदान करती है, ओजोन करती है, ओजोन, है ना। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन पे आएंगे और उसका सोल्यूशन देंगे आपको करके। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो को बेटा लाइक कर दो क्योंकि बाद में भूल जाते हो। ठीक, हर क्वेश्चन का आंसर लेके आऊँ। कह रहे द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया BaCl2 Na2SO4 BaSO4 2HCl। आंसर कह रहे हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 से इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं, R 25 दे रखा है। फोकस दूरी निकालनी है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, F = R/2। R का मान 25 दे रखा है, 2 से भाग देना था, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर बोल रहा है गर्भ निरोधन की 2 युक्तियों के नाम बताएं। ऐसा 2 युक्तियों का नाम बताना है जिससे आपका गर्भ निरोधक का काम करता है। तो एक तो हो जाएगा कॉपर टी, दूसरा कंडोम, तीसरा क्या हो सकता है, कमेंट में बताओ। ठीक है, तीसरा कमेंट, और क्या हो सकता है बताओ कमेंट करके, है ना। अगला क्वेश्चन है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। सब एक नंबर में। तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करती क्योंकि बिंदु पर द्विसूचक रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो कि असंभव है, इसलिए वो नहीं करती। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ का समीकरण लिखिए और इसके 2 उपयोग भी बताइए। ठीक है, तो बेटा ये 2 नंबर पूछा गया था। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल के साथ मिलाओगे तो क्या बनता है, जिप्सम। ठीक है, और आपको जिप्सम के 2 उपयोग लिखने थे, तो 2 उपयोग लिख दोगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो बेटा रासायनिक समीकरणों को क्या करना है बेटा, संतुलित करना है। पहला रासायनिक समीकरण क्या है, Fe + H2O Fe3O4 + H2O। ये सब मैंने करा रखा था। देखो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे क्योंकि फेरस यहाँ 3 था, तो 3 से गुणा करेंगे। और यहाँ देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इसको भी 4 बनाने के 4 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो इसको भी कितना से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संतुलित करना है NaOH + H2SO4 ये। तो इसको संतुलित करने के लिए देखो बेटा सोडियम यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और देखो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 और 2 6, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बस 2 और चाहिए, तो इधर 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ठीक है, और इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 4 हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
स्वपरागण स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। 2 नंबर पूछा गया तो 2 अंतर लिखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने 3 अंतर लिख दिए। देखो इसमें क्या होगा, पुष्प द्विलिंगी होते हैं, एक लिंगी होते हैं, तो नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं। और परपरागण में क्या है, पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी तथा नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर ही आते हैं। नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं, और इसमें क्या होता है, अधिकतर अवस्थाओं में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। कुछ पौधों के फूल कभी खुलते ही नहीं है इसमें, और इसमें ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा हर एक खुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, और भोजन जब खाते हो तो मुंह में एक लार आ जाता है, उस लार का क्या भूमिका होता है। लार क्या करता है, खाने को निगलने में सुविधाजनक होता है। ठीक है, पहला काम तो यही होता है। और लार में जो एंजाइम मौजूद होते हैं वो भोजन पदार्थों को अच्छे से निगलने में, भोजन पदार्थ में अगर कोई अशुद्धि है, जैसे कि कोई कीटाणु विटाणु है, तो उसको नष्ट कर देता है। तो ये उसकी खूबी होती है। उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधे जल खनिज लवणों को वहन करता है, तो उसका नाम बेटा क्या है, फ्लोएम। उसका नाम क्या है बच्चों, फ्लोएम। ठीक है, ये हो जाएगा। अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र के द्वारा बनाना था, तो ये चित्र आपको बनाना है। पहले ये बनेगा, इसका पार्ट थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ये वाला फैल गया, फिर ये और फैल गया 2 टुकड़ों में, और यहाँ से फिर अलग होके जैसे पहले अवस्था में था, ये 2 टुकड़े में से एक टुकड़ा ये बन जाएगा, फिर से वही अवस्था आ गई। तो ये अमीबा में द्विखंडन का पूरा चित्र होता है, ये आपको बनाना था। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब 12वें क्वेश्चन पे आ जाओ। हर एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा रखा था। कह रहे 2 विद्युत बल्ब इतने इतने अंकित है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा, गणना करके बताना प्रतिरोध किसका अधिक होगा। तो बेटा देखो मैंने सॉल्व किया है, ये P1 इतना दे रखा है, V1 इतना दे रखा है, P2 इतना दे रखा है, V2 इतना दे रखा है, और शक्ति P बराबर V² होता है। हमें R निकालना है प्रतिरोध, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो प्रथम के लिए देखो V दोनों का सेम है, अलग है तो बस P। तो P1 कितना है, 60 रखा है, इसको हल किया 960 ओम आया। और द्वितीय के लिए करेंगे V²/P2, तो ये रखा, इसको हल किया तो ये कितना है 1440। तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ये R1 है या R2 है, तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है, R2 का प्रतिरोध ज़्यादा है। ये लिख देंगे हम पूरा हल करने के बाद, R2 का प्रतिरोध ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओम का नियम लिखिए 1 नंबर में। तो ओम के नियम अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी कि V समानुपाती आई। समानुपाती का चिन्ह हटाओगे R लग जाएगा, V बराबर IR, जहाँ R एक नियतांक होता है। यही ओम का नियम है, हर साल ये क्वेश्चन आता था, इस साल भी आया। फिर क्या है बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखाना है। फ्लेमिंग के बाएं या फिर दाएं के नियम से हर साल आता है। क्या है, ऐसे बनाना था चित्र। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अनुसार हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। तो अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा विद्युत प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता है। यही फ्लेमिंग के दाएं दक्षिण हाथ का नियम है, ये आपको लिख देना था। अगला क्वेश्चन क्या है, हमें वन्य जीव संरक्षण क्यों करने चाहिए। 2 कारण लिखिए, ये तो आप खुद बना के लिख सकते हो। क्यों करना चाहिए, 2 कारण लिखने। पहला कारण क्या होगा, ताकि जो पारिस्थितिक तंत्र है वो संतुलित बना रहे। ठीक है, और क्या होता है, और जीवन चक्र जो वो सही बना रहे, ये सब आप लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है। ठीक है, कि 2 तत्व X और Y के परमाणु क्रमांक 12 और 17 हैं, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, X और Y की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी। तो देखो बेटा, पहले कक्षक में 2 आता है अधिकतम, दूसरे में 8, बचा 1। इसके अष्टक पूर्ण हो जाने के बाद 1 बच गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकता है, यानी कि X पॉजिटिव होगा। 17 है, पहले में 2, दूसरे में 8, इस बाहर एकदम 7, इसका अष्टक पूर्ण होने में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन। देखो कौन सा धातु, फिर आवर्त सारणी में इसका स्थान पूछा है, कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो दोनों का आवर्त सारणी में स्थान 3 होगा। ठीक है, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा धातु है, कौन सा धातु है। धातु कौन होते हैं, जिसके बाहरी कक्ष में 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये धातु होगा X वाला। और अधातु क्या होता है, जिसके बाहरी कक्ष में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यह धातु है। ठीक है,
आप जानते हैं Mg12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, और क्लोरीन क्या होता है, 17 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी आराम से। आगे क्वेश्चन में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडेलिक आवर्त सारणी तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। ठीक है, तो आपको बस दोनों का अंतर लिख देना है, इधर मेंडेलीव इधर आधुनिक। इसमें तत्वों के उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। इसमें वर्गों की संख्या 8 होती है और इसमें 18 वर्ग हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग को ए और बी में उपवर्गों में बांटा गया है, इसमें कोई उपवर्ग नहीं है। इसमें समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं है, जबकि इसमें उत्कृष्ट गैसों के लिए अलग से बनाया गया है समूह। ये आपको लिखना था बस। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया था बेटा 17। ये पेपर मैंने खुद से सॉल्व किया ना, आधा घंटा भी मुझे नहीं लगा सॉल्व करने में, सच बताऊँ तो। अगला क्वेश्चन क्या है, सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं, मीथेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए। तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, बराबर की साझेदारी, परमाणु की वह साझेदारी जिसमें समानता होती है या बराबर की साझेदारी की जाती है, उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। अब मीथेन का बनाना था, मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 नहीं दिया गया था, आपको लिखना था। C 1 है, H 4 है, ये होगा। कैसे, कार्बन की परमाणु क्रमांक 6 होता है, पहले में 2 बाहर 4, और हाइड्रोजन के 1 ही होता है। तो 1 कार्बन, चारों तरफ 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगा दिया, और कार्बन के बाहरी कक्ष में 4, 1 2 3 4 है, अष्टक पूर्ण करेगा। और हाइड्रोजन क्या करता है, मेरा हीलियम बन जाए, यहाँ से एक लेगा, एक लेगा, एक लेगा, एक लेगा, एक की साझेदारी की। तो ये चित्र बना। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। ये बनाने के लिए बोला था, आपने आराम से बना दिया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। सो बेटा आंसर क्या होगा, क्योंकि यह जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धन और ऋण आयनों से बने होते हैं। इनके अणुओं के मध्य विपरीत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि धन ऋण है, और जिसे तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारणवश आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। ये आपको लिखना था। फिर क्या बोल रहा है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो बेटा आंसर क्या होगा, ब्रोमीन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए, 2 नंबर पूछा गया था। सो क्या होगा, वे ऑक्साइड जो क्षारों के साथ अम्लीय तथा अम्लों के साथ क्षारीय व्यवहार करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, 2 उदाहरण बोला था, Al2O3, ES2O3, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। फुल सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन क्यों लाभदायक है, समझाइए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉपर पूरा लिखो या फिर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का अंतर देते हुए अपनी बात रख सकते हैं। वही चीज़ मैंने यहाँ किया है। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन जानते हैं क्या होते हैं, एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होते, जैसे मटर है ना, पेड़ पौधे। और लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें 2 अलग अलग चीज़ों की नर मादा की आवश्यकता होती है। संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें निषेचन होता है। ठीक है, संतान पूर्णतः जनक के समान गुण वाला होता है और इसमें संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वजह से लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से लाभकारी है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कह रहे मानव उत्सर्जन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो बेटा ये मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बताया था और आपको शायद ये आता होगा। चित्र क्या बनाता है वो तो आपको आता है, या फिर मानव हृदय। ठीक है, तो ये आपको बनाना था चित्र। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से बनाया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। वो पूछा गया प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो पहले मैंने रासायनिक समीकरण लिख दिया है 6। ठीक है, ये 6O2 + 12H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या है C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया होती है। फिर मैंने उसके बारे में लिखा है यह एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया है, मतलब इसमें उपचयन अपचयन दोनों होता है। इसमें जल का ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल। ठीक है, इसके फलस्वरूप पौधे कार्बन डाइऑक्साइड
तथा H2O से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। इसमें ऑक्सीजन मतलब O2 सह उत्पाद में मुक्त होती है। ये आपको लिखना था। फिर आपसे पूछा गया था, ये वाला हो गया ना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंजाइम क्या है? एंजाइम का कोई एक कार्य लिखिए। तो बेटा क्या होता है एंजाइम? प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम, और यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बस एक कार्य लिख देना था, हो गया। फिर बेटा विद्युत मोटर या फिर विद्युत जनित्र आपके एग्ज़ाम में अब हर साल आता है 5 नंबर में, तो आपने किया होगा, इसका चित्र बनाना था। तो वो तो क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखा है, तो चित्र मुझे अभी इस टाइम में क्या बना था तो मैंने स्किप कर दिया है। इसमें फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था न्यूमेरिकल। कह रहे हैं एक टॉर्च के बल्ब पर 5 वोल्ट यानी कि ये विभवांतर दे रखा है V, मिली एम्पियर 500 मिली एम्पियर यानी कि विद्युत धारा दे रखा है। तो आपको ये 3 चीज़ें निकालनी, बल्ब की शक्ति, बल्ब का प्रतिरोध, 2 घंटा जलाने पर बल्ब द्वारा उपभोक्त ऊर्जा। तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। देखो V दे रखा है, हमें I दे रखा है, मिली एम्पियर दे रखा है, पहले एम्पियर में बदलना है। एम्पियर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा करते हैं। तो 500 को लिख सकता हूँ मैं 5 गुणा 10 की घात 2, गुणा में घातें जोड़ती हैं तो यहाँ से 10 की घात -1 आ जाएगा। -1 का मतलब 10 से भाग देना है, 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.05 एम्पियर। समय 2 घंटे है, घंटे को भी सेकंड में बदलना है क्योंकि पद्धति हम लगा रहे हैं MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। तो घंटे को पहले बदला मिनट में, 60 से गुणा किया, फिर मिनट को बदला सेकंड में, फिर 60 से गुणा किया, तो गुणा करने पे ये आ गया 7200 सेकंड। पहला पार्ट हमें निकालना है शक्ति। शक्ति बराबर होता है V × I। V दे रखा है 5 और हमारे पास I विद्युत धारा 0.05, गुणा कर दिया 2.5 आ गया। शक्ति का मात्रक वाट होता है, लिख देना है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे। प्रतिरोध निकालना है, R बराबर V/I होता है ओम के नियम से। V हमें 5 दे रखा है, ठीक है। I हमारे पास 0.05 है, दशमलव हटाया, 1 लिखा, 1 स्थान 1 0 बढ़ गया। 5 दूनी 10, 2 बार घटा, फिर 5 को 2 से गुणा कर दोगे, 5 दूनी 10, तो प्रतिरोध 10 ओम आ गया, ठीक है। फिर आपको ऊर्जा निकालने के लिए बोला है, तो W बराबर क्या होता है P × T। P अभी आपने निकाला है 2.5 और T मतलब समय आपको दे रखा है 7200, ठीक है। ये आपने गुणा कर दिया तो आ जाएगा आपका 18,000 और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि बेटा 5 नंबर में तो नहीं आया लेकिन 3 नंबर में पूछा गया, और ये मैंने कल कराया था, एक 5 वीडियो बनाई थी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस पर मैंने ये क्वेश्चन को करा रखा है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है, आप देख सकते हैं, आशा करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों को वर्णन कीजिए। पारितंत्र क्या होता है बेटा? इकोसिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो किसी स्थान विशेष में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक संबंधों को सामूहिक रूप से पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसके घटक क्या होते हैं बेटा? उत्पादक, जो उत्पन्न करता है, उसके बारे में थोड़ा 2 लाइन लिखना था। एक होता है उपभोक्ता, मतलब जो उसका उपभोग करता है, ठीक है। 3 कैटेगरी में होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। कल के वीडियो में इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया था। और फिर आते हैं हम घटक, इनको थोड़ा 2 लाइन लिखना था इसके बारे में, ठीक है। ये भी आपने किया होगा। उसके बाद आता है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को हमें खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करना चाहिए? किस लिए करना चाहिए? उपचयित होने से बचाने के लिए। अगर उपचयित हो जाती है तो उसमें बदबू आने लगती है, वो पिचक जाती है, कुरकुरापन नहीं रहता है ना, तो उपचयित होने से बचाने के लिए। फिर आपसे बोल रहे हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल मिलता है, उसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl + NaOH क्या बनाते हैं? NaCl + H2O। ये उदाहरण है आपका, इसे आपको लिखना था। इसमें अथवा में भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी मैंने कर दिया है आपको। जैसे ये वाला पूछा गया था तो ये हो गया है पहले ही। फिर आपके कार्बन के 2 अपर रूप, जैसे हीरा और ग्रेफाइट। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम धातु बहुत क्रियाशील होती है, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आती है ना, आग पकड़ लेती है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए उसे केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, पानी में नहीं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन होता है। पानी में डुबो कर रखोगे आग पकड़ लेगा फिर भी, ठीक है। इसीलिए केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें तत्वों को उनके घटते हुए रासायनिक क्रम में रखा जाता है, क्रियाशील
शीलता के आधार पर। तो ऐसी श्रेणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब हमसे पूछा गया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सिर्फ देखो, सबसे पहला बोला गया जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म करते हैं। तो ये जिंक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गर्म करेंगे सोडियम जिंकेट बनेगा और ऑक्सीजन हवा में उड़ जाएगा। दूसरे बार क्या बोला है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का मैंने 2 मोल लिया, उसको मैंने गर्म किया तो मुझे क्या मिलेगा, Na2CO3 पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये 2 पूछा गया था। कितने नंबर में, 2 नंबर में। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ संपन्न होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल CuO+H2, तीर का निशान Cu+H2O। ठीक है, तो यहाँ उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही है। जैसे यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये अपचयन हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये उपचयन हुआ। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आपको पता है महिला और पुरुष में 23 जोड़े होते हैं। महिला में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 समान होते हैं, एक गुणसूत्र का अंतर होता है। महिला में वो गुणसूत्र होता है XX, पुरुष में होता है XY। जब महिला का X और पुरुष का X मिलता है तो लड़की होती है, जब महिला का X और पुरुष का Y मिलता है तब होता है लड़का। तो ये लिंग निर्धारण के बारे में बताना था, हर साल आता है, इस साल भी आ गया था। अगला क्वेश्चन है DNA प्रतिकृति के प्रजनन में क्या महत्व है। तो बेटा ये लिखना था, जनन प्रक्रिया में DNA का प्रतिनिधिकरण एक आवश्यक प्रक्रम है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपनी सूक्ष्म आवास के अनुरूप बना रहता है। ये चीज़ आपको लिखनी थी। बाकी बेटा ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, लेंस की क्षमता का सूत्र। तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/F मीटर में, और इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, D से प्रदर्शित करते हैं, डायोप्टर बोलते हैं इसको। खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं, क्योंकि लाल रंग की जो क्यों आपको पता ही होगा, बैनी पीनाला, तो लाल रंग लास्ट में आता है और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए लाल रंग का खतरे का सिंबल हमेशा लाल रखा जाता है। तुम देखते हो बहुत दूर से लाल रंग हमें दिखाई देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि लाल रंग की प्रकीर्णन की सबसे कम होता है, इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आया देखो बेटा इसमें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। गौर नंबर 2 नंबर का रखा, कह रहे एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए सिर्फ किरण आरेख खींचना है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के बीच में रखा गया होगा। तो बेटा चित्र क्या बनेगा, जब P और F के बीच में रखा जाएगा, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। P और F के बीच में रखना है। ठीक है, सो पहला वाला पार्ट होगा, ये आपका लेंस है, अवतल लेंस यहाँ से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी वस्तु रखी है, ये वस्तु है, ये आपकी फोकस है, बीचों बीच होता है। ठीक है, यहाँ से ये आएगी किरण, यहाँ से ऐसे टकराएगी और इस फोकस से होते हुए चले जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बार यहाँ से आएगी, इससे होता हुआ जाएगा और यहाँ से आएगी। ठीक है, ये इधर जाएगी और ये वाली किरण एक्चुअली यहाँ पे आके मिलेगी। दोनों किरण जब यहाँ पे मिलेगी, इस पॉइंट पे आपका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु थी, ये वस्तु की छाया है, प्रतिछाया, और ये इसका प्रतिबिंब बनेगा। फर्स्ट वाला हो गया और सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या बोलना है, सेकंड वाले में बोला है दर्पण के वक्रता केंद्र C और F के बीच में हो, C और F के बीच में हो, तब क्या होगा। तो ये फिर से वही बनाओगे, ये करोगे, यहाँ पर आपका वक्रता के C है, यहाँ पर फोकस दूरी F है, C और F के बीच में यहाँ पर मैंने एक वस्तु रख दी A। ठीक है, यहाँ से गया, तो ये बनाना था बस आपको। ठीक है, ये 2 चित्र आपके बन गए। उसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। बड़े बांध बनाने के क्या लाभ है। बड़े बांध बनाने से क्या होगा बच्चों कि बड़े मात्रा में हम पानी को एकत्रित कर पाएंगे
उससे खेतों में सिंचाई कर पाएंगे, ठीक है, जल की आपूर्ति हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद उससे हम बिजली टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ये बात है। पर्यावरण बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर का उल्लेख कीजिए। तो बेटा 4 प्रकार का आर होता है, रिड्यूस, रिसाइकिल, है ना, एक होता है रिड्यूस, एक होता है रिसाइकिल, और एक मुझे याद नहीं आ रहा, 3 आर होता है, 4 नहीं, यहाँ पर 3 आर सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, एक रिसाइकिल, रिड्यूस और एक आर का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हर एक चीज़ का कम मात्रा में यूज़ करो, जितनी ज़रूरत है वो यूज़ करो, पुनः यूज़ करो, ठीक है, और कम यूज़ करो। ये इन बातों पर थोड़ा 3-4 लाइन लिख देना था। हमें अपने संसाधनों के सावधानीपूर्वक ढंग से क्यों उपयोग करना चाहिए? क्योंकि संसाधन बहुत सीमित मात्रा में है, ठीक है। क्योंकि जैसा डीजल है, पेट्रोल है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा उपयोग करोगे फालतू में, हम तो उपयोग कर लेंगे, लेकिन उपयोग करने से भी नुकसान है, क्योंकि उससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कम से कम यूज़ करना चाहिए। गंगा सफाई योजना क्या है, यह किस वर्ष प्रारंभ हुई? ये बेटा चैप्टर नंबर 15 में आप पढ़ सकते हो। गंगा सफाई योजना, गंगा को सफाई करने की एक योजना है। किस वर्ष प्रारंभ हुई वो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा पेपर हमने आराम से सॉल्व कर लिया है। कुछ मैंने स्किप भी किए हैं, जिनके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मैथ्स की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगा चैप्टर वाइज, और चैनल पे वीडियो तो अपलोड हो ही रही है।